बहरहाल आइए शौकत भारती साहब को अब हम ले आते हैं ताकि आप उन्हें देख सके। 2-3 दिन का वक्त हो गया है। तो शौकत भारती साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। लोग आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और रोज कल भी दुआ आपके लिए हुई है, परसों भी मुस्तकिल दुआएं जो है वो आपकी। बल्कि आज हम जब किसानों पर लाइव कर रहे थे दोपहर में, तो उसमें भी लोगों ने मुझसे पूछा, जो व्यूवर थे, कि शौकत भारती साहब की सेहत कैसी है, और हम सब दुआ कर रहे हैं। तो ये जो एक रिश्ता बनता है शौकत भारती साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूर दराज से, दुनिया भर से लोग जो है वो आपको, आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मजहर रिजवी साहब जुड़ गए हैं, नदीम अंसारी साहब, कई और लोग, इश्तियाक अली साहब, मोइन अहमद साहब, आफ्ताब समा, तो ये सारे लोग जुड़ गए। तो शौकत राहुल खन्ना साहब भी जुड़ गए हैं। योगेश कौशल साहब ये नए हमसे जुड़े हैं, एक और योगेश कौशल जी। राहुल खन्ना जी तो कई दिन से हो गए हैं। तो अबू मास साहब, तो और लोग, हनीफ अत्तार साहब, साजिद अली साहब, तो इस तरीके से इज्जतुल्लाह खान साहब, मोहम्मद कुतुबुद्दीन और मोहम्मद जियाउल हक, आरिफ अंसारी, तो ये सारे लोग और हमसे जुड़ गए हैं। तो शौकत भारती साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं जरूर तारुफ करा दूं शौकत भारती साहब का, कि शौकत भारती साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शौकत भारती साहब जो मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही संजीदा मैटर है, उस पर बड़ी आप गहरी नजर रखते हैं। जो आलमी इदारे हैं बड़े, चाहे यूएनओ हो, आईसी हो, या और इस तरह के, उसकी जो हरकत है, उसके जो उमूर हैं, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मगरबी ममालिक की सियासत है, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है, और 40-45 साल का तजर्बा है। वो सब जो लोग सुनते आए हैं वो सब जानते हैं। तो मैं शौकत भारती साहब का इस्तकबाल करता हूं, उनकी सेहत के लिए एक बार फिर दुआ गो हूं कि वो जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए, ताकि और हमसे मुस्तकिल जुड़े। तो शौकत भारती साहब, मैं आपसे अपडेट लूंगा। बहरहाल आप वो हैं, लेकिन मुझे आज आपने जब भेजे थे कई अपडेट्स, तो मुझे ये अंदाजा हो गया था कि आप अब थोड़ा बहुत पढ़ने लगे। तो जी शौकत भारती साहब। जी, डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आपका और हमारे तमाम नाजरीन का और उन तमाम लोगों का जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन ये कि इसको फर्ज समझ कर कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, और कई दिन से नहीं आ पा रहा था। आज हिम्मत करके मैं आपके सामने अपनी बातें रख रहा हूँ। देखिए, एक तो जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मना करने के बावजूद भी पहले मना किया गया, तमाम दुनिया चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि अमेरिका भी बात कर रहा था कि भाई रफा के ऊपर अटैक मत करो, रफा के ऊपर अटैक मत करो। तमाम लोगों को कहाँ कहाँ से निकाला, गजा से निकाला, वेस्ट बैंक से निकाला, इधर से उधर मारा। 19,000 ऐसे बच्चे हैं कि जिनके ना माँ हैं ना बाप हैं, ऐसे ऐसे लोगों को निकाला और ले जाकर रफा के अंदर, जहाँ 1,70,000 लोग रहते थे, आज वहाँ के ऊपर तकरीबन 18 लाख लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर रहना ही कितना मुश्किल होगा, और उसके बावजूद वहाँ पर अंधाधुंध बम्बार्डमेंट करना, और उस बम्बार्डमेंट में सैकड़ों लोगों को मारना, सैकड़ों को जख्मी करना। और हालात इस वक्त ये हैं कि वहाँ के दो बड़े हॉस्पिटल हैं, एक कुवैत हॉस्पिटल, एक यूरोपियन हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल्स में लाशों के और जख्मियों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जुल्म और बर्बरियत, और उस पर
दुनिया भर की खामोशी, कोई एक्शन नहीं करना, इनको रोकने के लिए, इनके हाथों को पकड़ने के लिए कोई इकदाम न करना, ये बहुत ही दर्दनाक है। किस तरह से लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के आज़ा अपने हाथों में उठाकर, कोई किसी का कटा हुआ हाथ लिए हुए छोटे बच्चे का, कोई किसी का पैर लिए हुए, कोई हाथों में छोटी लाशें लिए हुए हैं। वो जो वीडियोस आई हैं रफा के ऊपर हमले की, वो देखी नहीं जा रही हैं। और मुझे तो अफसोस है कि कैसे लोग हैं कि जो उनके पड़ोस में हैं, और खासकर वो मिस्र, जो ये कहता था कि अगर यहाँ के ऊपर आपने रफा पर हमला किया तो फिर हमारी फौजें जो हैं वो रेड अलर्ट के ऊपर हैं। ये हमारा रेड अलर्ट कहाँ के ऊपर है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। और पूरी तरीके से जुल्म और बर्बरियत। अब कह रहे हैं अमेरिका ने भी कंडेम किया। अरे वो अमेरिका जिसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर 30 लाख लोगों को इराक के अंदर मारा था, लाखों लोगों को अफगानिस्तान के अंदर मार दिया, और जिसने जो है सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स का बहाना करने के बाद वहां के ऊपर अंधाधुंध बम्बार्डमेंट करके न जाने कितने लोगों की जान ले ली, वो अमेरिका जिसने दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, वो अमेरिका जो अमेरिकन के टैक्स के पैसे से हथियारों की कंपनी चलाता है, जहां के डिसीजन मेकर जो हैं वो लोग हैं जो जिनका कारोबार हथियारों का है। अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर वो लोग डिसीजन लेते हैं जो बाकायदा तौर के ऊपर अपनी जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करता है अमेरिका, और वो टैक्स के पैसे से अमेरिका हथियारों की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उनसे हथियार लेता है। तो उस अमेरिका के भरोसे के ऊपर लोग अगर ये हैं, काफी दिनों से बेवजह में ओआईसी के लोग जो हैं 5 महीने से अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। अमेरिका को कुछ नहीं करना है। अमेरिका आज भी इजराइल को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। और ये जो जुल्म और जो बर्बरियत हुई है, खुदा की कसम, इसकी कोई मिसाल नहीं। अब सिर्फ वक्त ये है कि कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। जिस तरह से हौती ने अपनी उनकी जो पावर है वो मैदान के अंदर है, और मैदान के अंदर आज भी आपने देखा कि उन्होंने अमेरिका का स्टार आइरिस और एक दूसरा जहाज जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। वो भी कंधों पर लाशें उठा रहे हैं। 18 लोगों की लाशें अभी हौती ने उठाई हैं, उनका दफन हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है 48 घंटे वो खामोश थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल अटैक किया और इनके जहाजों को डिस्ट्रॉय किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक जो है वो पूरी तरीके से कताब हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक कर रही है। उसके पास जो कुछ है वो कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी लगातार बड़े बड़े हमले किए हैं। आज भी उन्होंने 5 ऐसे गैर मामूली हमले किए हैं जिससे पूरा उन्होंने इजराइल जो है दहला दिया है। और ये जिससे जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं। और एक नई रिपोर्ट ये है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जो है जब लेबनान आए तो उनके साथ न सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग मिले, बल्कि वो तमाम और रेसिस्टेंस फोर्सेस जो अभी तक अलग थीं वो सब के सब मिली। और यहां तक कि लेबनान गवर्नमेंट जो है, जिसको पूरी तरीके से बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने बहुत लालच दी थी, यूरोप ने बहुत लालच दी थी, उन सब ने तय कर लिया है कि हम इजराइल से जंग लड़ेंगे। उसके बाद वो सीरिया गए, और सीरिया पहुंचे हैं तो दमिश्कस के ऊपर अटैक किया है। दमिश्कस एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या नाम है, इजराइल ने फौरन अटैक किया, और अटैक के बाद ही वहां से बयान आ गया फॉरेन मिनिस्टर का, क्या नाम है, सीरिया का, कि अब हम जो है बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल के ऊपर हमले करेंगे, और हमने जंग का ऐलान कर दिया है इजराइल के साथ। तो ये बात जो है किसने की, ये
उसी बशर असद ने की, उसी बशर असद के फॉरेन मिनिस्टर ने की, और खुद बशर असद ने भी इस बात को किया। अभी भी जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जो हैं वो वही हैं, और ईरान ने वहां के ऊपर कहा कि अमेरिका अगर सोच रहा है कि हमारे एडवाइजर्स, कई एडवाइजर्स मारे गए अटैक करने के बाद, तो उनका अगर सोचता है कि हमारे एडवाइजर्स यहां से चले जाएंगे तो हम अपने एडवाइजर्स को यहाँ के ऊपर रखेंगे, बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया है। तो आप देखें कि खुल के कौन आ गया, सीरिया आ गया। वही सीरिया जिसको यही अरब कंट्रीज ने, यही अमेरिका ने, यही टर्की ने, इन लोगों ने मिलकर मिटाने की कोशिश की थी, आज आप देखें बशर असद किसकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। वही वो क्या कह रहा है, हम गोलान हाइट्स भी लेंगे और फिलिस्तीन को भी आजाद करेंगे। यानी वो सीरिया कोई बहुत मजबूत नहीं है, और सीरिया के अंदर पूरा सीरिया उनके कब्जे में भी नहीं है। वहां के ऊपर जो डेमोक्रेटिक फोर्स बना दी थी सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट टर्की ने और अरब कंट्रीज ने मिलकर, वो आज भी जो है सीरियन गवर्नमेंट के ऊपर हमले करती है बराबर। वहां के ऊपर आईसिस जो है वो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन फोर्सेस वहां के ऊपर हैं, अमेरिका वहां के ऊपर तेल चुरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने खतरनाक तरीके से घिरे होने के बावजूद बशर असद ने आज जो बयान दिया है कि हम फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे, हम बाकायदा तौर पर इजराइल पर हमला करेंगे, ये एक बयान जो है ये बहुत बड़ी बातचीत है। और सदर रईसी ने भी आज एक बयान दिया है कि ज़ायनिस्ट रिजीम के एंड होने का टाइम आ चुका है। ये आज सदर रईसी का ये बयान, और ईरान ने ये सिग्नल दिया अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्या नाम है भेजकर, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ओआईसी के लोगों और तमाम दुनिया मिलकर देख ले कि सारे आप लोगों ने एफर्ट्स कर लिए, उन एफर्ट्स का नतीजा क्या है कि आज भी इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब इनका ये इनिशिएटिव लेना ये बहुत बड़ी बातचीत है। इधर हमास का एक डेलीगेशन जो है रशिया पहुंचा, और रशिया ने भी बाकायदा तौर के ऊपर इस बीच के अंदर धीरे धीरे अपनी एंट्री दिखा दी। रशिया ने अभी 2-3 दिन पहले जो अमेरिकन सपोर्टेड आईसिस थी उसके कैंप के ऊपर हमला किया और काफी लोगों को मारा। वो जो सीरियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो वहां के ऊपर फोर्स है एसडीएफ का, उसको ऊपर भी अटैक किया बाकायदा तौर के ऊपर। तो रशिया ने भी अपने इंटरसेप्टर लगाना शुरू कर दिए। तो इसके मतलब रशिया भी खुलकर सामने आ गया है, और उसने भी अपने, और ये कहा, उसने बयान दिया कि इस पूरे खित्ते की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं अमेरिका है, पूरी तरीके से कहा। इन सब बातों के बावजूद भी अगर अब भी आपने देखा कि जॉर्डन की पब्लिक के अंदर 3 दिन पहले क्या किया, जॉर्डन से जो सामान जा रहा था वो इजराइल की तरफ, तो जॉर्डन की पब्लिक निकली, और पब्लिक ने निकलने के बाद जो है उन ट्रक्स को रोका कि हम इजराइल सामान नहीं जाने देंगे। यानी जॉर्डन की हुकूमत भले से, अच्छा हुकूमत के बारे में पता चला कि जॉर्डन ने जो इनको ड्रॉप किए थे वहां के ऊपर हेलीकॉप्टर से सामान, तो उन्होंने दोनों तरफ को खुश रखा था। एक तरफ उन्होंने इजराइल से बातचीत की थी कि हम आपको भी हथियार देते रहेंगे, और हमारे ऊपर प्रेशर है तो हम थोड़ा थोड़ा जो है क्या नाम है सामान जो है वो यहाँ के ऊपर खाने पीने का यहाँ पर भी गिराते रहेंगे। लेकिन जो रेड अलर्ट के ऊपर थी फोर्स मिस्र की, वो कुछ नहीं कर रही है रेड अलर्ट पर रहने के। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ ना जमीन के ऊपर बल्कि जमीन और हवा ऊपर सारा, और उसके बाद उन्होंने नीचे खोद कर की गड्ढा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई टनल खोदने के बाद यहाँ के ऊपर जो है फिलिस्तीनी जो है अपनी जान बचाने के लिए आ जाए। यानी नीचे से लेके ऊपर तक जो है उन्होंने एक पूरा बाकायदा तौर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी किस वास्ते कर रहे हैं कि ये लोग यहां ना आ पाए, ये रिफ्यूजीज यहां नहीं आ पाए। अरे जब रिफ्यूजीज को ढकेलना शुरू कर दिया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया था, और आप कह चुके थे कि ये रेड लाइन है, अगर आपने रफा के ऊपर हमला किया तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, हम अपना सारा जो है कनेक्शन आपके साथ तोड़ लेंगे। लेकिन कोई इस तरह का बयान
इस्लामिक कंट्रीज का ना आना कि हम जो है अब पावरफुल तरीके से हम आर्मी के जरिए हम ताकत का इस्तेमाल करके अब हम सामान भी पहुंचाएंगे, अगर हम तुम यहां पे हमला कर रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, ये बयान नहीं आया। और अभी तक कहीं से ये न्यूज नहीं आई कि जो सप्लाई लाइन जा रही थी यूएई की और वाया सऊदी होते हुए जा रही थी, जो जॉर्डन से सप्लाई जा रही थी, जो मिस्र से सप्लाई, तो लग रहा है नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वीडियो रुक गई है। और बहुत लोगों जी शौकत भारती साहब जी और यह जो सप्लाई जा रही थी टर्की से, टर्की मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इस्राइल के जो हवाई जहाज उड़ते हैं या जो टैंक के अंदर यानी जो जेट उड़ते हैं और जो टैंक्स है जिसके ऊपर हमले होते हैं, इसका 42% है टर्की से। तो ऐसे वक्त के अंदर भी टर्की का अपनी पावर को ना यूज करना, जाहिर सी बातचीत स्टार्ट मिस्र से ही होगा, करना तो मिस्र को चाहिए, मिस्र के सर के ऊपर है, जॉर्डन के सर के ऊपर है। ये अगर ये अपनी फोर्सेस को इजराइल की फोर्सेस के अगेंस्ट उतार दें तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली तमाम ओआईसी के कंट्रीज, तो अब ये वक्त आया है कि या किसी के बहानेबाजी के ऊपर रहेंगे तो सिर्फ जो है जिस तरह से आप गजा के अंदर लाशें उठाते रहे वैसे यहां के ऊपर लाशें उठाते रहेंगे, क्योंकि इजरायली आर्मी वो सिर्फ निहत्तों से, बेगुनाहों से, मासूमों से लड़ने की सलाहियत रखती है, और वो ना हमास से लड़ने की सलाहियत रखती है, ना हिजबुल्लाह से लड़ने की सलाहियत रखती है। वो जो लड़ने की सलाहियत रखती है, वो जो मारने की सलाहियत, जो जेनोसाइड करने की सलाहियत रखती है, वो काम कर रहे हैं। तो इस जेनोसाइड को देखते रहना ओआईसी के कंट्रीज का, और अंदर अंदर कौन सी मदद समझ रही है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह जाने अंदर अंदर क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं समझ पे आ रहा है कि अरब कंट्रीज अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है आज की जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी अपडेट के लिए।